नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र सिंह झाझड़िया स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम वर्ण के बाद शब्द को लेकर चले थे और शब्द के जो प्रारूप थे हम अंतिम रूप से शब्द पर पहुंच गए हैं। सबसे पहले अपन ने सीखा था अर्थ के आधार पर 3 भेद, फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद, फिर रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद, रूप परिवर्तन, विकार जिसको कहते हैं, उसके आधार पर शब्द के 2 भेद, एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द के 4 भेद, पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। 2 भेद हम पहले पढ़ चुके हैं। आज तीसरा भेद अपन पढ़ेंगे, विशेषण। यानी विकारी शब्द में तीसरा जो भेद है वो क्या होगा, विशेषण। एक बात हमने ये सीखी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा या भाव का नाम संज्ञा होता है। संज्ञा को हटाकर या संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आया वो सर्वनाम था। आज उस संज्ञा और सर्वनाम, उन दोनों की, इनकी संज्ञा और सर्वनाम, इन दोनों की क्या बताएगा ये, विशेषता। कहने का मतलब इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण भी कभी कभी विशेषता को स्वीकार करता है। यानी जैसे हम ये कहें कि सुंदर लड़का, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, सुंदर। तो ये तो क्या है, इसका विशेषण। विशेषण जिनकी विशेषता बताता है वो कहलाते हैं विशेष्य। यानी ये जो संज्ञा थी इसको अपन किस नाम से जानेंगे, विशेष्य के नाम से। अब यदि कोई शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता हो तो उसे कहा जाता है प्रविशेषण। यानी जैसे मैं सुंदर से पहले एक शब्द और रख दूं, बहुत सुंदर, यानी ये बहुत शब्द लड़के की विशेषता नहीं है, ये सुंदर की विशेषता है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो तो विशेषण हो गया। पर यदि विशेषण की भी कोई विशेषता बताए तो उसको कहा जाता है प्रविशेषण। तीनों चीजें देखिए पृथक पृथक। जिनकी विशेषता बताई जाती है वो संज्ञा या सर्वनाम कहे जाएंगे विशेष्य। जो विशेषता बता रहा है वो कहलाएगा विशेषण। और यदि विशेषण की भी कोई विशेषता बता रहा हो तो वो कहलाएगा प्रविशेषण। कई बार हमें सीधा प्रश्न किया जाता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो मूल रूप से हमें वहाँ नहीं पहुँचना है कि 4, 6, 5 होते हैं। अलग अलग व्याकरणों में अलग अलग भेद दिए हुए, कुछ में भिन्नतावाचक विशेषण को जोड़ा ही नहीं गया है। कई जगह है व्यक्तिवाचक विशेषण का प्रयोग गुणवाचक के रूप में किया जाता है। तो संख्या 4, 5 और 6 ये तीनों रूप मिलते हैं। मैं या सीधा ये कहूँ कि यदि आपको मूल रूप से पूछा जाए विशेषण के कितने भेद होते हैं तो उत्तर बताना है 2। एक तो होता है उद्देश्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। यानी ये जो गुणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, परिमाणवाचक आगे जो हम पढ़ेंगे वो इन दोनों के उपभेद होंगे। यानी या तो कोई विशेषण उद्देश्य विशेषण होता है या फिर कोई विशेषण विधेय विशेषण होता है। उद्देश्य विशेषण का मतलब है कि यदि किसी विशेषण शब्द का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के पहले कर दिया जाता है तो है वो उद्देश्य विशेषण। अब यहाँ लड़के से पहले सुंदर शब्द आ रहा है, अब ये कौन सा बनेगा, उद्देश्य विशेषण। और यदि इसी वाक्य को अपन यूं कह देते कि लड़का सुंदर है तो संज्ञा के बाद आया, संज्ञा के पहले आएगा वो उद्देश्य विशेषण है, और यदि संज्ञा के बाद आएगा तो वो विधेय विशेषण है।
दोबारा से देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। विशेषण जिनकी विशेषता बताता है वो संज्ञा या सर्वनाम क्या कहलाएंगे? विशेष्य। और यदि विशेषण की भी कोई विशेषता बताता हो तो उसको कहा जाएगा प्रविशेषण। विशेषण के मूलतः दो भेद हैं, पहला उद्देश्य विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। यदि परिभाषा आप बनाओ तो इसको यूं याद रख सकते हो कि यदि किसी विशेषण शब्द का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के पहले कर दिया जाता है तो है वो उद्देश्य विशेषण, और यदि विशेषण शब्द का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के बाद में किया जाता है तो होता है वो विधेय विशेषण। जैसे सुंदर लड़का, लड़के से पहले सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, ये उद्देश्य विशेषण है, और यदि लड़का सुंदर है, लड़के के बाद सुंदर शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो वो विधेय विशेषण है। ये तो इसकी भूमिका है। अब हम चलते हैं विशेषण के उपभेद में, और पहला जो उपभेद है वो है गुणवाचक विशेषण। जब मैं आपको पीछे वाली क्लास में संज्ञा पढ़ा रहा था वहां आपने एक चीज सीखी थी कि भाववाचक संज्ञा बिना प्रत्यय के बनती ही नहीं है। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण से प्रत्यय हटाओ, हटाते ही वो क्या बन जाएगा? गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा यानी ऐसा विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध कराता है वो गुणवाचक विशेषण होता है। जहां संज्ञा से विशेषण बनने की बात थी वहां हमने सीखा अच्छाई, बुराई, भलाई, ईमानदारी, बेईमानी, होशियारी, लाचारी, ये जो सारे शब्द थे ई हटाते जाओ। यानी मैं सीधा ये कहूं कि अच्छा, बुरा, भला, लघु, दीर्घ, विशाल, बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा, ये जो शब्द हैं ये सारे ही गुणवाचक विशेषण होते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये हमारे जो गुण हैं, मानवीय जो गुण हैं, अब मैं कोट कर भरे हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने को पता है कि कौन कौन से गुण हैं। ये साथ साथ चलते हैं, अच्छा, बुरा, भला, बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा, विशाल, दीर्घ, लघु, ईमानदार, बेईमान, होशियार, चालाक, अमीर, गरीब, ये सारे के सारे ही गुणवाचक विशेषण थे। लेकिन जो प्रश्न हमें पूछा जाता है वो यहाँ से नहीं पूछा जाता। इस गुणवाचक विशेषण के दो पार्ट होते हैं, एक तो यौगिक होता है और एक होता है रूढ़ या मूल। रूढ़ या मूल, ये गुणवाचक विशेषण के दो पार्ट हैं। यौगिक, जैसा कि अपने रचना जब सीखी थी तो सीखा था कि यौगिक क्या होता है, रूढ़ क्या होता है। रूढ़ शब्दों के टुकड़े नहीं होते। जैसे अच्छा है तो ये रूढ़ शब्द है, लघु है इसके टुकड़े नहीं हो रहे, रूढ़ शब्द है। दीर्घ के टुकड़े नहीं हो रहे, बड़ा के टुकड़े नहीं हो रहे, जिनके टुकड़े नहीं हो रहे हैं वो तो रूढ़ या मूल गुणवाचक विशेषण होते हैं। और जिन शब्दों के टुकड़े करके यानी जिनके अंत में कोई प्रत्यय वगैरह जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाते हैं यौगिक या जुड़वा, संयुक्त, इस प्रकार के नाम इसको दिए जाते हैं। जब हमें इसका प्रश्न किया जाता है तो ध्यान रखिए, कई बार शॉर्टकट फार्मूले भी हमें मदद भी करते हैं और कई बार नुकसान भी कर देते हैं। मैं शेयर करूंगा आपसे यहाँ। एक बार किसी बच्चे ने कहा कि सर एक वाक्य लिखिए, खालिस्तान है यहाँ पर, और फिर ये लिखिए कि बालक गाड़ी में जाता है। देखिए जो फार्मूला निकल करके आया वो ये था, बच्चे को सिखाया होगा किसी ने। मैं यहाँ केवल निराकरण के लिए ये वाक्य लिख रहा हूँ, बल्कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बच्चे ने कहा कि सर जैसे ये रिक्त स्थान है, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें यहाँ रख के देखिए, जो एकदम फिट आएगा वो गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे सुंदर बालक गाड़ी में जाता है तो सुंदर गुणवाचक विशेषण है। ईमानदार बालक गाड़ी में जाता है, होशियार बालक गाड़ी में जाता है, चालाक बालक गाड़ी में जाता है,
मूर्ख बालक गाड़ी में जाता है, धूर्त बालक गाड़ी में जाता है, अमीर बालक गाड़ी में जाता है, गरीब बालक गाड़ी में जाता है। देखने के लिए बड़ा सुंदर था ये फार्मूला, लेकिन 2009 ग्राम सेवक की एक एग्जाम हुई। देखिए आजकल जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार के हैं, ये फार्मूले हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाते हैं। उस एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए, बलाहक, शूत, दूर, पुष्पित। यानी प्रश्न ये था कि निम्न में से किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण है। अब ये दर्द उस बच्चे को था कि देखें अपने वाले सर भी ऐसे ही बताते हैं क्या। मैंने उनको ये ऑप्शन दिए, मैंने कहा बेटा इसको इसमें फिट करके बता। तो बलाहक बालक गाड़ी में जाता है, सूत का मतलब जुलाहा होता है, और जुलाहा एक जातिवाचक संज्ञा है यानी विशेषण नहीं है। दूरी भी बालक की विशेषता तो नहीं है। पुष्पित बालक गाड़ी में जाता है, इसका फार्मूला यानी गलत हो गया। अब जैसा कि अब आपके साथ ये स्थिति है, उस बच्चे को बलाहक का अर्थ नहीं आता था, उसने इस फार्मूले में बिठाना शुरू किया कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। दूसरे राउंड में वो करके आ गया कि बलाहक बालक गाड़ी में जाता, इसको वो गुणवाचक विशेषण करके आया, जो कि बेचारे का गलत हो गया। बलाहक शब्द बादल का पर्यायवाची है। सही उत्तर क्या था? पुष्पित, यानी फूलों से युक्त। आप यदि फार्मूला बना रहे हो तो यूं याद रखो कि जिस भी शब्द के अंत में इक या इत प्रत्यय जुड़ा हो, देखिए यह है 100%। शॉर्टकट जब भी बनाओ तो इस प्रकार का बनाओ, जिस भी शब्द के अंत में इक या इत प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है वो सदैव गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे अपन यूं कह दें कि साहसिक, नैतिक, ऐसे कह दो धार्मिक, वाक्य देखिए कैसे बनते हैं कि बच्चे ने साहसिक काम किया है। काम की विशेषता क्या थी? साहसिक, यानी साहस से युक्त। उसका नैतिक पतन हो गया है। पतन से पहले क्या था? नैतिक। कई बार अपन कहते हैं कि ये आदमी धार्मिक प्रवृत्ति का है, धार्मिक आदमी है, तो धर्म से युक्त है, ये उसकी विशेषता हो गई। यानी मेरा कहने का मतलब है कि इक प्रत्यय यदि जुड़ा हुआ है तो उस शब्द पर बल देने की, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इक प्रत्यय देखते ही उसको गुणवाचक विशेषण कर दो, जो टाइम बचा है वो अगले प्रश्न को दे दो। इसी प्रकार इत प्रत्यय यदि अंत में जुड़ा हुआ है तो गुणवाचक विशेषण है। अब उस विकल्प के हिसाब से उत्तर कौन हो गया? पुष्पित, यानी पुष्प शब्द है, इसको इत प्रत्यय जोड़ा गया है। आपको ये कह दिया जाए कि संचित, यानी संचित ज्ञान आपको दिया जा रहा है। संचय शब्द को इत प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनाया गया है संचित। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब जब भी गुणवाचक विशेषण को आप सीख रहे हो, शुरू से देखिए, सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा बना रहे हैं कि वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। प्रश्न यहाँ से नहीं बनता है, यानी अच्छा, बुरा, भला, बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा, विशाल, दीर्घ, लघु, काला, पीला, बैंगनी, हरा, नहीं। हमें ध्यान कहाँ रखना है? इस प्रकार के आजकल तत्सम प्रधान जो शब्दावली है, हिंदी के कंपटीशन में हमेशा प्रश्न संस्कृत को टच करता हुआ आया करता है, तो ये अपने आप में क्या है? तत्सम शब्द हैं। तो प्रश्न बनने का सबसे ज़्यादा चांस यहाँ से होता है। यानी दोनों बात याद रखेंगे कि इक और इत प्रत्यांत शब्द सदैव गुणवाचक विशेषण होते हैं।
इसमें एक बात और रह जाती है, इस गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। ये केवल गुणवाचक विशेषण की ही हैं, बाकी और कोई से विशेषण में अवस्थाओं का प्रयोग नहीं किया जाता। एक तो होती है मूल अवस्था, दूसरी होती है उत्तर या इसको मध्यम अवस्था कह सकते हैं, उत्तर या मध्यम अवस्था, और एक होती है उत्तम अवस्था। यानी मूल अवस्था, उत्तर या मध्यम अवस्था या उत्तम अवस्था, ये सिर्फ और सिर्फ गुणवाचक विशेषण की ही होती हैं। यानी मैं बल दे रहा हूं इस बात पर, बाकी के जो आगे के भेद पढ़ेंगे हम, उनमें अवस्थाओं का जिक्र नहीं होगा। अब मूल अवस्था का मतलब क्या है? अभी अपन कर रहे थे ना रूढ़ यौगिक, है ना? तो मूल अवस्था यानी प्रत्यय रहित शब्द, जैसे लघु, ये विशेषण की मूल अवस्था है। यदि उत्तर अवस्था में जाओगे तो अंत में तर प्रत्यय जुड़ा मिलेगा, जो कि संस्कृत के तरप प्रत्यय से लिया गया है। यानी लघु के आगे क्या जोड़ दो? तर जोड़ दो। अंतर साफ दिख रहा है। जब कोई प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, मूल अवस्था है। यदि विशेषण शब्द के अंत में तर प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो तो वो उसकी उत्तर अवस्था है। और यदि तम प्रत्यय जोड़ दोगे, यानी इसको मैं कर दूं लघुत्तम, अब ये इसकी उत्तम अवस्था है। कोई भी शब्द ले लो आप, जैसे चतुर, चतुरतर, चतुरतम, पवित्र, पवित्रतर, पवित्रतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। दोबारा सुन लो, मूल अवस्था का मतलब है कि शब्द के अंत में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ होगा। उत्तर या मध्यम अवस्था का मतलब है कि शब्द के अंत में तर प्रत्यय जुड़ा मिलेगा। उत्तम अवस्था का मतलब है कि शब्द के अंत में तम प्रत्यय जुड़ा हुआ मिलेगा। ये तो बात थी कि जब आपको शब्द देकर के पूछे कि निम्न में से विशेषण की कौन सी अवस्था है, तब आप बता रहे हो सीधा सीधा प्रत्यय रहित शब्द मूल अवस्था, तर प्रत्यय का प्रयोग उत्तर अवस्था, और तम प्रत्यय का प्रयोग उत्तम अवस्था। इसी प्रकार यदि वो वाक्य देता हो आपको, तो देखिए मैं पहले 3 वाक्य लिख रहा हूं, समझना इनको बाद में। जैसे राम ईमानदार है, ये एक वाक्य है। दूसरा देखिए, राम श्याम से ईमानदार है। तीसरा वाक्य, राम सबसे ईमानदार है। तीनों वाक्यों में राम की ही विशेषता बताई जा रही है। अंतर देखिए कितना है। जब कोई तुलना नहीं हो किसी से भी, साधारण रूप से यदि विशेषता बताई जाती है तो वो विशेषण की मूल अवस्था है। यदि 2 संज्ञाओं में से एक का चुनाव करते हो तो वो उसकी उत्तर अवस्था है, और यदि अनेक संज्ञाओं में से एक का चुनाव करते हो तो वो उसकी उत्तम अवस्था है। प्रश्न को दोनों तरीकों से ध्यान रखिएगा। यदि शब्द में पूछा जाता है तो प्रत्यय रहित शब्द, जिसको कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ होता है, वो मूल अवस्था है। यदि विशेषण शब्द के अंत में तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वो उसकी उत्तर या मध्यम अवस्था है, और यदि विशेषण शब्द के अंत में तम प्रत्यय जुड़ा हुआ हो तो वो उत्तम अवस्था है। ये तो एक शब्द में पूछा गया तब बताना है। यदि वाक्य दे दे शब्द ना दे तो ये ध्यान रखना कि जब कोई तुलना किसी से नहीं की जाती, साधारण रूप से यदि एक ही संज्ञा की विशेषता बताई जाए तो वो उसकी मूल अवस्था है। यदि 2 संज्ञाओं में से तुलनात्मक दृष्टि से एक का चुनाव किया जाता है तो वो उसकी उत्तर या मध्यम अवस्था है, और अनेक संज्ञाओं में से एक का चुनाव किया जाता है, एक की विशेषता बताई जाती है तो वो उसकी उत्तम अवस्था होती है।
दोबारा मैं बल दे रहा हूं इस बात पर, ये तीन अवस्थाएं केवल गुणवाचक विशेषण की ही होती है। आगे हम परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक या भिन्नतावाचक जो विशेषण पढ़ेंगे उनकी अवस्थाएं नहीं होती हैं। केवल गुणवाचक विशेषण की तीन अवस्थाएं हैं। बिना प्रत्यय वाला शब्द मूल अवस्था है, यदि लास्ट में तर प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो वो उत्तर अवस्था है, और तम जुड़ा हुआ तो उत्तम अवस्था है। यदि वो वाक्य देता है तो जब किसी से किसी का कोई चुनाव नहीं होता, एक की विशेषता सामान्य रूप से बताई जाती है, मूल अवस्था है। यदि दो में से एक का चुनाव किया जाता है तो उत्तर अवस्था है, और यदि अनेक में से एक का चुनाव किया जाए तो उत्तम अवस्था है। मान लो इसी वाक्य को अपन यूँ चेंज करें कि गंगा पवित्र नदी है, मूल अवस्था है, सिर्फ गंगा के बारे में कहा जा रहा है। यदि यहाँ पढ़ाएंगे तो अपन यूँ कहेंगे कि गंगा यमुना से पवित्र नदी है, यानी दो से एक का चुनाव। और यहाँ अपन क्या कहेंगे, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। कालिदास श्रेष्ठ कवि है, कालिदास भारवी से श्रेष्ठ है, और कवियों में कालिदास सबसे श्रेष्ठ है। ये तरीका रहेगा गुणवाचक विशेषण को पहचानने का। अब नंबर आता है संख्यावाचक विशेषण, दूसरा। वहां हमने सीखा कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध कराने वाला शब्द गुणवाचक विशेषण होता है। अब यदि किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले या बाद में, यानी विशेषण दो प्रकार का सीखा अपने, उद्देश्य और विधेय। तो पहले है तो उद्देश्य और बाद में है तो विधेय। यदि किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले या बाद में कोई विशेषण शब्द रख दिया जाता है, संख्या शब्द रख दिया जाता है, तो फिर उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब हमारी हिंदी में संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे एक तो होती है पूर्ण संख्या, एक होती है अपूर्ण संख्या, एक निश्चित संख्या, कुछ संख्याएं अनिश्चित होती हैं, कई बार हम आवर्ती सूचक संख्याओं का प्रयोग करते हैं, कई बार समूह सूचक संख्याएं होती हैं, और कहीं कहीं हम क्रमवाचक संख्याओं का प्रयोग करते हैं। कौन सी होती है पूर्ण संख्या, यानी हमें वो गणित वाली संख्याएं यहां नहीं ध्यान रखनी है कि जो 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं, जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, नहीं है ये अपनी हिंदी में। पूर्ण का मतलब है जो संख्या पूरी हो चुकी है, यानी जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये पूर्ण संख्याएं हैं। अपूर्ण का मतलब जो पूरी नहीं हुई है, संख्या तो है लेकिन वो पूरी नहीं हुई है। जैसे 1.25, आधा, 1.5, 2.5, यानी ये संख्याएं पूरी नहीं हुई हैं। फिर जो पूर्ण और अपूर्ण दोनों संख्याएं हैं, भाई ये पूरी तो नहीं हुई लेकिन है तो निश्चित, सवा निश्चित संख्या है, पूरी नहीं हुई है। ये दोनों ही निश्चित संख्याएं भी हैं। अनिश्चित संख्याएं, जब हमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा तो यदि वो ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो और उसके साथ कोई संज्ञा मौजूद हो, जैसे कई, कुछ, सब, ये संख्याएं तो हैं लेकिन अंतर देखना, प्रश्न का जो निर्माण हो रहा है, थोड़ा सा सर्वनाम में जाना पड़ेगा अपने को। यदि मैं ये कहता कि कई चले गए, कई चले गए, अब ये संख्यावाचक विशेषण नहीं है, अब ये सिर्फ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहां संज्ञा मौजूद नहीं है। यदि मैं ये कह दूं कि कई लोग या कई लड़के चले गए, अब ये
संख्यावाचक विशेषण है। अपन यूं कह देते कि कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग खाना खा रहे हैं। अब देखिए, लोगों से पहले कुछ शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी क्या है, अपने आप में संख्यावाचक विशेषण है। यदि इसको अपन हटा देते कि कुछ खाना खा रहे हैं, तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम था, और कुछ के साथ यदि लोग मौजूद है तो फिर वो क्या बन गया, संख्यावाचक विशेषण। गणना की दृष्टि से एक चीज और ध्यान रखनी है, यदि ये ही गणना वाली चीज नहीं होती तो ये संख्यावाचक विशेषण नहीं रहता, बल्कि ये परिमाणवाचक विशेषण में चला जाता। तीनों चीजें पृथक पृथक याद रखनी है। यदि इनके साथ संज्ञा मौजूद नहीं हो तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा। यदि इनके साथ संज्ञा मौजूद है तो फिर ये संख्यावाचक विशेषण बनेगा। लेकिन कई बार इनके साथ ऐसी संज्ञाएं आ जाती हैं जो अगणनीय हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता। जैसे चाय में कुछ चीनी और डाल दो, चाय में कुछ चीनी और डाल दो। अब यहां भी कुछ है, यहां भी कुछ है, लेकिन ये गणनीय नहीं है। इसको, चीनी को गिना नहीं जा सकता, बल्कि लोगों को गिना जा सकता है, लड़कों को गिना जा सकता है, लेकिन चीनी को गिना नहीं जा सकता। इसका मतलब ये जो कुछ है ये परिमाणवाचक विशेषण है, न कि संख्यावाचक विशेषण। यानी गहराई वाला जो प्रश्न है वो इस संख्यावाचक में से यहीं से ही बनना है, और कहीं से इसको नहीं पूछा जाएगा। मैं तीनों तरीके फिर से बता रहा हूं। यदि संज्ञा मौजूद ना हो तो ये ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यदि संज्ञा मौजूद हो और उस संज्ञा को गिना जा सके, यदि वो गिनने लायक है, तो फिर ये संख्यावाचक विशेषण है। यदि गिना नहीं जा सकता, इन शब्दों के साथ जो संज्ञा जुड़ी हुई है उसको अगर अपन गिन नहीं सकते, तो फिर वो परिमाणवाचक विशेषण है। तीनों बातें क्लियर हैं। पूर्ण संख्याएं कौन सी थी? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी हैं। अपूर्ण यानी जो पूरी नहीं हुई हैं। निश्चित यानी पूर्ण और अपूर्ण जो दोनों संख्याएं हैं वो निश्चित हैं। अनिश्चित में कई कुछ शब्द आवर्ती सूचक में गुण या गुणित शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। एक पहले हमारे समय में कहानी चला करती थी, पोल खुल गई शीर्षक था उसका। उसमें इस संख्यावाचक विशेषण का बहुत सुंदर प्रयोग किया। वहाँ लिखा कि पंडित ने अति पंडित से दुगुना धन प्राप्त किया। यानी गुणा शब्द यदि जुड़ा हुआ है किसी भी संख्या के आगे, तो उस संख्या को अपन कहते हैं आवर्ती सूचक संख्या। समूह सूचक जो संख्याएं होती हैं, इसमें जैसे मैं एक तो ये कहूँ कि एक एक लड़का चला गया, एक एक बालक भाग गया, और इसको मैं यूं कह दूं कि दोनों बालक भाग गए, तीनों बालक भाग गए, दोनों, तीनों, चारों, पांचों। इस प्रकार की जो संख्याएं हैं उनको समूह सूचक संख्याएं कहते हैं। और अंतिम जो संख्या है वो क्रमवाचक है। जैसे अपन एक तो यूं कहें कि एक, और उसको यूं कह दो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्रम है ना। मेरा कहने का मतलब है कि यदि किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले या बाद में इनमें से कोई संख्या रखी हुई होती है, उसको संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। परिभाषा यूँ बना लो कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के पहले या बाद में कोई संख्या रख दी जाती है, उसको संख्यावाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। मेन प्रश्न अनिश्चित संख्याओं से ध्यान रखना है। यदि इन तीनों शब्दों के साथ संज्ञा मौजूद नहीं हो तो फिर वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यदि संज्ञा मौजूद है जिसको गिना जा सकता है तो वो संख्यावाचक विशेषण होगा। और यदि ऐसी कोई संज्ञा हो जिसको गिना नहीं जा सके तो फिर वही क्या बन जाएगा?
परिमाणवाचक विशेषण बन जाएगा। तो दो चीजें अपन सीख चुके हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध कराएगा। दूसरा संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का जो बोध कराएगा वो संख्यावाचक विशेषण होगा। तीसरा देखिए संकेतवाचक विशेषण। तीसरा विशेषण शब्द कौन सा है? संकेतवाचक विशेषण। कई व्याकरणों में संख्यावाचक और संकेतवाचक को सार्वनामिक विशेषण कह करके एक जगह समाहित किया गया है। तो उन व्याकरणों में आपको भेद मिलेंगे 5। फिर जहां भिन्नतावाचक विशेषण का उल्लेख ही ना हो तो विशेषण के भेद कितने हो जाते हैं? 4। लेकिन हम इनको पृथक पृथक करके पढ़ रहे हैं, यानी संख्यावाचक को अलग पढ़ा है, संकेतवाचक को अपन अलग पढ़ रहे हैं। पहले अपन ने सर्वनाम शब्द पढ़े। यदि आप यूँ याद रख सकते हो कि ऐसा कोई सर्वनाम शब्द जिसके साथ संज्ञा जुड़ी हुई हो, जैसे अपन सर्वनाम में ये सीख रहे थे कि यह रामू का है, ठीक है, यह रामू का क्या है वो इस वाक्य में नहीं है। नहीं है इसका मतलब वो संज्ञा यहां नहीं है। संज्ञा नहीं है तो वो सर्वनाम है। भाई संज्ञा को हटाकर जो आ रहा है वो तो सर्वनाम है। अगर अपन यूं कह दें कि यह घर रामू का है, अब यह जो शब्द है ये घर की तरफ क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। इसलिए क्या बन गया? संकेतवाचक विशेषण। यदि मैं यूं कह दूं कि इस बालक को मत सताओ, इस बालक को मत सताओ, तो ये जो इस शब्द है ये बालक की तरफ क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। इसलिए क्या बन गया? संकेतवाचक विशेषण। अपन यूं कह देते हैं इन तिलों में तेल नहीं है, तो इन शब्द तिल की तरफ क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। यानी समेकित परिभाषा आप इस हिसाब से बनाइए कि यदि कोई सर्वनाम शब्द किसी भी संज्ञा की तरफ निश्चित संकेत करता हो उसे संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। शर्त क्या है कि उस वाक्य में वो संज्ञा मौजूद होनी चाहिए। अगर यहाँ से हम घर को हटा देंगे, यहाँ से बालक को हटा देंगे, यहाँ से तिल को हटा देंगे तो ये विशेषण नहीं रहेगा, बल्कि क्या बन जाएगा? सर्वनाम बन जाएगा। संज्ञा को जब हटाकर आप लिखते हो तब तो यही शब्द सर्वनाम है निश्चयवाचक, और यदि संज्ञा मौजूद होती है तो फिर यही शब्द क्या बन जाएंगे? संकेतवाचक विशेषण। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसकी परिभाषा आप यूँ बना सकते हो कि ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की तरफ निश्चित संकेत करता हो वो संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। यहाँ हमने 3 चीज़ें अब तक सीखी हैं। शुरू से देखिए इसको। सबसे पहले हमने सीखा कि विशेषण है क्या, यानी 2 चीज़ें अपन इससे पहले विकारी के रूप में पढ़ के आए हैं, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा वो शब्द विशेषण कहलाएगा। यदि विशेषण की भी कोई विशेषता बताएगा तो उसको प्रविशेषण कहेंगे। विशेषण जिनकी विशेषता बताता है वो विशेष्य कहलाते हैं। यदि मूल रूप से हमें पूछा जाता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं तो हमें उत्तर देना है 2 होते हैं, एक उद्देश्य विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। यदि किसी विशेषण शब्द का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के पहले कर दिया जाता है तो वो है उद्देश्य विशेषण, और यदि विशेषण शब्द का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के बाद किया जाता है तो वो विधेय विशेषण बन जाता है। जैसे दूसरा वाक्य देख लो, भैंस काली है, ठीक है,
कहने का मतलब क्या है कि भैंस के बाद उसकी विशेषता आई है, बाद में आने वाला विधेय विशेषण और संज्ञा सर्वनाम के पहले आने वाला उद्देश्य विशेषण। तीन चीजें क्लियर होगी। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला खुद विशेषण होता है और जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं। यहाँ हम विशेषण के उपभेदों में पहला पढ़ रहे हैं गुणवाचक विशेषण, यानी किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध कराने वाला गुणवाचक विशेषण होता है। ये भाववाचक संज्ञा के किसी भी शब्द से प्रत्यय हटाइए, प्रत्यय हटाते ही वो गुणवाचक विशेषण बन जाएगा। वहाँ अपन कर रहे थे ईमानदारी बेईमानी, ई हटाते जाओ, यानी ईमानदार, बेईमान, होशियार, चालाक, मूर्ख, धूर्त, सज्जन, ये सारे के सारे शब्द क्या होंगे? गुणवाचक विशेषण होंगे। अगर इसको सामासिक दृष्टि से देखा जाए तो एक बात और शेयर करूंगा मैं आपसे। यहाँ कुछ शब्द हमारे कर्मधारय समास में प्रयोग में लिए गए हैं, जैसे महा, सु, कु, सत, कत, दुर, रंगवाची शब्द खुश, बद, या फिर कम, ना। ये यदि पूर्व पद हैं तो उस शब्द को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, वो गुणवाचक विशेषण है। जैसे अपन कर्मधारय समास बनाते हैं, महाराज महान है जो राजा, महादेव महान है जो देव, महात्मा महान है जो आत्मा, यानी महा का मतलब भी क्या है? वो गुणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार सुपसर्ग का प्रयोग करते हैं अपन, सुपुत्र, सुशासन, सुराज, सुयोग्य, सुसंग, सुमार्ग, सुमति। सु का विपरीत होता है कु, यानी ये भी अपने आप में विशेषण है। यानी कुत्सित है जो पुत्र, बुरा है जो पुत्र, कुपुत्र, है ना, कुसंग, कुमार्ग, कुमति, कुपथ, कुशासन। सत्य का अर्थ भी अच्छा होता है, सज्जन, सदाचार, सदाशय, सदुपदेश। सत का विलोम शब्द कत होता है। एक ये ध्यान रखना बच्चों, अपने को कई बार ये पूछा जाता है सदाचार का विलोम शब्द क्या होता है, तो अपन दुराचार करके आ जाते हैं। यदि विकल्प में कदाचार मौजूद है, कत यानी सत्य का विलोम शब्द पूछा, आचार तो दोनों में जुड़ा हुआ है भाई, सत्य और आचार सदाचार, कत और आचार कदाचार। तो कहने का मतलब सत्य का पूछा है उसने, आचार का नहीं पूछा आपको, तो सत्य का विलोम शब्द क्या होता है? कत होता है। यदि कहीं दुर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे दुर्दिन यानी बुरे हैं जो दिन, दुर्भाग्य बुरा है जो भाग्य, तो दुर उपसर्ग का प्रयोग भी क्या होगा? गुणवाचक विशेषण में होगा। रंगवाचक शब्द जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, है ना, नील गगन, नीला है जो गगन। रंगवाचक शब्दों का प्रयोग भी कहाँ होता है? गुणवाचक विशेषण में। यदि खुश जो एक विदेशी उपसर्ग है, जैसे खुशबू, खुश है जो बू, खुश का मतलब भी अच्छा होता है, खुशहाल, खुश मिजाज, खुश किस्मत, ये सारे के सारे गुणवाचक विशेषण हैं। यदि बद का प्रयोग किया जाता है, बद का अर्थ बुरा है, यानी बद है जो सूरत, बुरी है जो सूरत, बदहाल, बद है जो हाल, बद मिजाज। कम का प्रयोग किया जाता है, जैसे कमजोर, कम है जो जोर। ना का प्रयोग करते हो आप, नालायक, नहीं है जो लायक, नापसंद, नहीं है जो पसंद। मेरा कहने का मतलब है कि जब गुणवाचक विशेषण को सीखते हो तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती, क्योंकि ये हमें बहुत अच्छे तरीके से बचपन से तीसरी क्लास से अपन इनको सीखते आए हैं। आज थोड़ा सा इसको हाई लेवल पर लेके जाने की आवश्यकता है। फिर मैं आपको ये सिखा रहा था कि इस गुणवाचक विशेषण के दो पार्ट कर लिए जाते हैं, कुछ तो रूढ़ होते हैं यानी जिनके टुकड़े नहीं होते, और कुछ यौगिक होते हैं। इस गुणवाचक विशेषण का शॉर्टकट फार्मूला ये था कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न इसका बनता है इक और इत प्रत्यांत शब्दों से बनता है, यानी जिस भी शब्द के अंत में इक और इत प्रत्यय जुड़े हुए होते हैं वो उस पर ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, वो गुणवाचक विशेषण है। केवल गुणवाचक विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। केवल और केवल गुणवाचक विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं।
पहली मूल अवस्था यानी कोई प्रत्यय शब्द के अंत में नहीं जुड़ा है। दूसरी उत्तर या मध्यम अवस्था, इसमें तर प्रत्यय जोड़ा जाता है। और तीसरी उत्तम अवस्था जिसमें तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य में पूछता है तो आपके सामने स्क्रीन पर, जब कोई किसी से कोई तुलना नहीं है, मूल अवस्था है, दो संज्ञाओं में से एक का चुनाव कर रहे हो, उत्तर अवस्था है, और अनेक में से एक का चुनाव कर रहे हो, उत्तम अवस्था है। फिर आगे देखिए इसको, संख्यावाचक विशेषण, यानी किसी भी संज्ञा सर्वनाम के पहले या बाद में इनमें से कोई भी संख्या रखी जाती है तो उसको संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। पूर्ण संख्याएं जो पूरी हो गई हैं, अपूर्ण संख्याएं जो पूरी नहीं हुई हैं, पूर्ण और अपूर्ण दोनों निश्चित संख्याएं हैं। प्रश्न यहाँ से ध्यान रखना है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संख्यावाचक विशेषण और इसी के साथ परिमाणवाचक विशेषण। आवर्ती सूचक संख्याओं में गुण या गुणित शब्द जोड़ दिया जाता है। समूह सूचक में दोनों, तीनों, चारों, पांचों। क्रमवाचक में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर अपने तीसरे नंबर पर पढ़ा संकेतवाचक विशेषण, यानी ऐसा विशेषण शब्द, ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम की तरफ निश्चित संकेत करता हो तो उसको संकेतवाचक विशेषण कहा जाएगा। मूल रूप से इसके वाचक शब्द तीन ही हैं, फिर इनको कारक चिन्ह लगाते जाएंगे तो बनते जाएंगे ना। जैसे सर्वनाम में किया था अपने, इसने, इसको, इससे, इसके लिए, इसका, इसकी, इसके, इसमें, इस पर, इन्होंने, इनको, इनसे, इनके लिए, इनका, इनकी, इनके, इनमें, इन पर। कहने का मतलब है कि यदि कोई सर्वनाम शब्द किसी दूसरी संज्ञा की तरफ कोई संकेत करेगा तो उसको संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। ये तीन प्रारूप आपको यहाँ तक याद रखने हैं। इसके आगे के जो तीन उपभेद हैं अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।